आइए दोस्तों, आज एनटीपीसी 2025 6 जून थर्ड शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। सवाल ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि है, ये प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट, नोट रिस्पॉन्ड नहीं करता है, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। ये कह रहा है 4 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है 4 वर्ष के भीतर, 4 वर्ष के भीतर, यानी प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट 2 बन जाएगा। अब 4 वर्ष के भीतर दोगुनी हो जा रही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है कितनी है। अब 1 से 2 हो गई, इसका मतलब 1 पे 1 ब्याज मिला। 1 पे 1 ब्याज मिलने का मतलब है 100% ब्याज मिल गया, 100% ब्याज मिला और ये ब्याज आपको 4 वर्ष में मिला। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 25%। 25% 1 साल में ब्याज मिलेगा। जो 1 साल में ब्याज मिलता है वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो पहला चौथा ये ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेटें बेची थी, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी। देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक कोई विक्रेता है जिसने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची है, 1 रुपये में 5 बेची हैं। अभी कह रहा है कि 1 रुपये में वो उसने कितनी खरीदी थी, 1 रुपये में कितनी खरीदी थी कि उसे 1 रुपये का उसे 20% का लाभ हुआ। हमने मान ली उसने 1 रुपये में x खरीदी हुई थी। अब यहाँ से 1 रुपये में 5 खरीद रहा है, 1 रुपये में 5 से डिवाइड कर दो तो 1 चॉकलेट का विक्रय मूल्य है। इसी तरह से उसने 1 रुपये में x अगर खरीदी हैं तो x से अगर हम 1 रुपये में डिवाइड कर देंगे तो 1 चॉकलेट की CP आ गई। अब लाभ हो रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 पे 1 का लाभ हो रहा है। कितने में बेच रहा है वो, 6/5 में बेच रहा है, 6/5 में बेच रहा है। तो ये हम 6/5 में बेच रहा है तो ये भी विक्रय मूल्य लगा, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य हैं। तो दोनों विक्रय मूल्यों को हम इक्वल कर सकते हैं, तो हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसने 1 रुपये में कितनी खरीदी थी, 6 खरीदी थी, 6 खरीदी थी, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। जब 20, 34, 11 और 16 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 2x माइनस 6 और y 0 से बड़ा है तो y का मान बताना है। क्या है, देखिए 20, 34, 11, 16, 20, 34, 11 और 16 है, ये 4 संख्या है। अब ये कह रहा है कि हर एक संख्या में यदि आप x जोड़ देते हैं तो ये संख्या सेम रेशियो में हो जाती है। सेम रेशियो का मतलब इस संख्या का इससे जो रेशियो होगा वही इस संख्या का इस संख्या से रेशियो होगा। तो अब ये बताओ, हर एक संख्या में x जोड़ रहे हैं, हर एक संख्या में x जोड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप इनको 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इसका हम शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों को, 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर, दोनों को आप बीच में से डिवाइड कर लीजिएगा। 4 संख्याएं। अब इनका डिफरेंस लीजिए कितना आता है। तो यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 14 और यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा 5, 5 डिफरेंस आया दोनों। अब इनका पहली संख्या में आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई 5 का इधर होगा। 5 का मल्टीप्लाई 20 में तो 100 आ जाएगा। अब 14 का मल्टीप्लाई 11 में होगा तो 11 से 4 44, 4 11 और 4 15, 154 होगा, 154। तो एक संख्या यहाँ पर 100 आ गई और एक संख्या आई आपकी 154। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितना आ जाएगा। तो 100 में से 154 माइनस करेंगे, माइनस का 54 डिफरेंस आएगा। और 14 में से अगर ये 5 जाएंगे तो 14 में से 5 जाएंगे तो ये 9 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस 9 आएगा। अब x की वैल्यू आपसे पूछिए तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल देंगे। -54 ऊपर जो डिफरेंस आया, ऊपर वाले डिफरेंस में आप नीचे वाले डिफरेंस से भाग दीजिएगा, डिवाइड बाई 9। 9 से अगर काटेंगे इसको तो -6 आएगा। x की वैल्यू आपने बता दी -6, मतलब -6 अगर इन संख्याओं में आप जोड़ेंगे तो ये सभी संख्या सेम रेशियो में आ जाएंगी। अब हमसे पूछा ये है कि अब ये बीच में समानुपात लगा है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, y की वैल्यू पूछिए। जब समानुपात का साइन लगा तो अंदर अंदर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए और बाहर बाहर वाली संख्या को गुणा कर दीजिए। जब इनका गुणा करेंगे तो y² बराबर में आ जाएगा 3x ब्रैकेट में 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। y की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब ये बताओ
एक्स की वैल्यू कितनी है -6, -6 यहाँ रखेंगे तो माइनस में 18 बन जाएंगे, इंटू में -6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 दूनी 12 और -6 यानी कि -12 -6 माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई की वैल्यू आ जाएगी 18, 18 कोई ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है, तो तीसरा ये आंसर बन गया। एक तो तरीका था ये, दूसरा तरीका हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम बता देते हैं। चलिए देखिएगा दूसरे तरीके को देखते हैं। अच्छा, बेसिक तरीके से करेंगे तो फिर ये सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। आप बेसिक कर सकते हैं, बेसिक कैसे करेंगे, हम उसको हिंट दे देंगे और हिंट दे के छोड़ देंगे, बाकी एक्स की वैल्यू आपको वहाँ से निकालनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं बेसिक तरीके से कैसे करेंगे। तीनों तरीके से हम बता दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे ये संख्याएं थी 20, 34, 16, 20, 34, 11 और 16, 20, 34, 11 और 16। ये कह रहा है कि प्रत्येक में एक्स जोड़ दिया जाए, इस संख्या में भी एक्स जोड़ दो, इधर भी एक्स जोड़ दो, इसमें भी एक्स जोड़ दिया जाए और इसमें भी एक्स जोड़ दिया जाए, तब ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तब ये संख्याएं समानुपात में होंगी, तो समानुपात में होंगी मतलब इसका इससे जो रेशियो आएगा वही इसका इससे रेशियो आएगा। अब सेम रेशियो होगा तो ये बराबर लिख सकते हैं। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको तब जाके एक्स की वैल्यू मिलेगी। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये तो एकदम बेसिक तरीका हो गया, इसको तो करना ही नहीं है, इससे पहले हमने वो बता दिया, उसको लगा दीजिए आप। अब उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं इस सवाल को, उसको और देखिए। अब उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, देखते हैं। जैसे हमसे डायरेक्ट बाई की वैल्यू पूछी गई, समानुपात का साइन बीच में है, अंदर अंदर संख्याओं का गुणा करेंगे और बाहर बाहर वाली का गुणांक संख्या करेंगे, तो डायरेक्ट बाई बराबर में क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3x ब्रैकेट में 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, ये हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप लिखते हैं 2x माइनस 6, 3x ब्रैकेट में 2x माइनस 6, 2x माइनस 6, बाई की वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखिए ये नंबर अगर हम देखें पहले, ये इस इतने नंबर को हम देखते हैं, तो ये बताओ ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो भी नंबर बाहर आएगा वो 3 का मल्टीपल ही बाहर आएगा, कुछ भी आए। अब यहाँ से दूसरे नंबर को हम देखते हैं, ये वाला नंबर 2 का मल्टीपल है और 6 भी 2 का मल्टीपल है। जब 2 के मल्टीपल में से आप 2 का मल्टीपल माइनस करेंगे तो 2 का मल्टीपल ही बचेगा, 2 का मल्टीपल बचेगा तो बाहर भी 2 का मल्टीपल ही आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ से 3 का, इस संख्या से 3 का मल्टीपल बाहर आएगा और इस नंबर से 2 का मल्टीपल बाहर आएगा, टोटल कितने का, 6 का मल्टीपल बाहर आएगा। अब 6 का मल्टीपल बाहर आना चाहिए, अब 6 का मल्टीपल बाहर आएगा तो इनमें से 6 का मल्टीपल कौन सा है, तीसरा वाला, केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है 18, 6 का मल्टीपल है। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी आंसर को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम उतना सारा प्रोसेस करके ही आंसर निकालें। चलिएगा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। त्रिभुज ABC और XYZ जो है समरूप त्रिभुज दे दिया इन्होंने, ये समरूप का साइन है। AB 6 है, XY 8 है, YZ 12 है, ZX 16 है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बताना है, ABC का परिमाप पूछा है, क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, दो त्रिभुज हैं, एक ABC त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज ABC है और दूसरा जो त्रिभुज है वो XYZ है, दूसरा त्रिभुज XYZ है। अब दोनों त्रिभुज ये कह रहा है कि समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अब देखिए जब त्रिभुज अगर समरूप हैं और इनकी भुजाएं कौन कौन सी दे रखी हैं, AB 6 दे रखा है और XY 8 दे रखा है। AB यानी कि इसकी एक भुजा 8 है तो इस दूसरे वाले की भुजा ये 6। अब 8 और 6 दोनों भुजाएं संगत होंगी, पता है कैसे, क्योंकि इनने पहली वाली, जैसे मान के चलिए ये ABC एक त्रिभुज है, ये ABC त्रिभुज है, ये XYZ एक त्रिभुज है। समझने के लिए हम बना रहे हैं, इतना करना नहीं है आपको। तो इसकी ये वाली भुजा तो 6 दे रखी है और इसकी XY भुजा 8 दे रखी है। अब ये दोनों भुजाएं संगत होंगी, ये दोनों भुजाएं संगत होंगी क्योंकि इन्होंने समरूप जब बनाया है तो और तो हिंट कुछ दी नहीं है, क्रम से दे दी। तो क्रम से भुजा, इसकी पहली भुजा ये आ रही, इसकी पहली भुजा ये XY आ रही, तो दोनों भुजाएं ये संगत होंगी। कि अब संगत भुजाओं का रेशियो हम यहाँ से बता सकते हैं कि संगत भुजा का रेशियो क्या है। देखिए अब ये आ गया आपके पास संगत भुजा का रेशियो। जैसे ही आपने ये संगत भुजा का रेशियो निकालेंगे तो समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जो संगत भुजाओं का रेशियो होगा वही इनके पैरामीटर यानी कि परिमाप का भी रेशियो वही होता है, परिमाप का भी रेशियो वही होगा जो इनके संगत भुजाओं का रेशियो होगा। तो संगत भुजाओं का रेशियो कितना आ रहा है, 2 से काटेंगे 8 और 6 आ रहा है, नहीं AB 6 है, ये गलत लिख लिया है, AB 6 है और XY 8 है,
ए बी 6 और एक्स वाई 8। अब इनका रेशियो निकालिए, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 2 से 4 आ जाएगा। 3 और 4 का रेशियो आया इनकी संगत भुजाओं, संगत भुजाओं का जो रेशियो वही रेशियो इनके परिमाप का रेशियो। अब परिमाप का रेशियो आपने निकाल दिया। अब एक्स वाई जेड का परिमाप कितना है, क्योंकि एक्स वाई जेड की तीनों भुजाएं दे रखी, 12, 8, 20, 20 और 16, 36, 36, 36 परिमाप है एक्स वाई जेड का। तो ये बताइए 36 एक्स वाई जेड का परिमाप है, तो परिमाप का रेशियो 3, 4 है, इनकी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी, 36, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9। अब हमसे पूछा ए बी सी का परिमाप, ए बी सी का परिमाप बता दीजिए। 1 की वैल्यू 9 आई तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 27, 27 आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ए बी सी का परिमाप 27, ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये तीसरा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सी संख्या 71 से विभाज्य है। देखिए ये सवाल अभी इससे पहले जो एमपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस पर प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी। उसके बाद अगर कहीं प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल्स के जो क्वेश्चन मिले हैं वो आपको रेलवे में अब की बार में एनटीपीसी ने पूछ लिया, तो इनको भी पढ़ के जाना है बिल्कुल। चलिए 71 से डिविजिबल हमें चेक करना है। सबसे पहले 71 आया, 71 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना बचा, 70 बचा, ये 70 बचा। अब ये बताइए इस 71 का बेस नंबर 7 आ गया, 71 का बेस नंबर कितना है, 7। अब बेस नंबर निकालने का मतलब क्या है, बेस नंबर निकालने का मतलब ये है कि पहली संख्या हमें ये चेक करना है, पहला वाला ऑप्शन, कि ये 71 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5603 प्रोसेस क्या करेंगे कि जो बेस नंबर आया है उसका आप यूनिट डिजिट में गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट में गुणा करेंगे और बचे हुए नंबर में से आप माइनस कर देंगे और ये यूनिट डिजिट को हटा देंगे। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे, बेस नंबर का 21 हो जाएंगे, तो माइनस में 21 का मतलब ये 9 आ जाएगा, ये 3 तो 3 और ये 593 आएगा। अब सेम प्रोसेस फिर करेंगे, यूनिट डिजिट में हम 7 का मल्टीपल करेंगे तो 63 फिर माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, -10 आया। अब क्या -10 का 71 से डिविजिबल है, नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका हट गया। इसी तरह से अब आप दूसरा वाला ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरे वाले ऑप्शन को भी चेक करते हैं। चलिए 7 का इसमें मल्टीपल करेंगे यूनिट डिजिट में, एक में तो 7 आएगा, 612 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 605 बचा है, 7 5 12। अब 7 का मल्टीपल फिर यूनिट डिजिट में करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 और -35 करेंगे कितना बच जाएगा, 25 बचा है। क्या 25 71 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी हट गया। अब आते हैं हम तीसरे वाले पे, तीसरा वाला चेक करते हैं, थर्ड वाला। तीसरे वाले में अब 500 बेस नंबर का मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में करेंगे 63, 5 6 0 9 इधर लग दे रहे हैं, इसमें करेंगे तो कितना आएगा 63, तो माइनस करेंगे 63 400 में से और तो 49 से बनाएगा 497, ये बचा है। अब 7 बेस नंबर का फिर गुणा करेंगे तो 49, माइनस में 49 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। अब ये बताइए क्या 71 से 0 डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देंगे तो भाग पूरी तरह से चला जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमें ये मिला कि 0 में 71 से भाग चला जाएगा, यानी कि 0 71 से डिविजिबल है, तो 0 71 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है 71 से डिविजिबल है। तो ये था 71 का डिविजिबिलिटी रूल। अब ये चीज़ें इनके लिए कि आपको प्राइम नंबर का पूरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, तो इसके लिए एक पूरा कंसेप्ट बनता है जिसमें ये सीखना होगा आपको बेस नंबर क्या होता है, कब यूनिट डिजिट का गुणा करके माइनस होता है और कब प्लस होता है। तो ये चीज़ें तो पूरे टॉपिक की बातें हैं, फिलहाल ये क्वेश्चंस था वो हमने करवा दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, अब ये कह रहे हैं 8x³ प्लस 27y³ माइनस 64z³ प्लस में 72x/z बटे में 4x² प्लस में 9x² प्लस में 16z² माइनस 6y प्लस में 12y/z, और ये सवाल दे दिया इन्होंने हमको। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये हम देखें तो 2x³ लिखा है, ये 3x³ लिखा है, ये 4x³ लिखा है, और ये वाली संख्या 3 का मल्टीपल लिखी है 27x/z। तो यहाँ से हम सीधा ये कह सकते हैं कि जब आपको 3 संख्याओं का लगातार क्यूब देखने को मिल जाए, लगातार क्यूब में लगो और प्लस में जो है 3 का मल्टीपल अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो सीधा समझ जाना कि ये a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस में 3abc,
ये लिखा हुआ है डिवाइड बाई अपॉन में, तो ये ऊपर तो हमने पता कर लिया कि 3 का क्यूब जब लिखा हो और 3 का मल्टीपल लिखा हो, सॉरी प्लस में 3 माइनस में 3 प्लस 3 यहाँ पे प्लस 3 आए। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 लिखा है, ऊपर पता चल गया। अब नीचे क्या लिखा है देखिए, ए का स्क्वायर, जैसे मान के चलिए हम ए बराबर में यहाँ से कितना आएगा 2x तो आएगा, 2x का क्यूब बन जाएगा ए का क्यूब 2x, बी बराबर में 3y, सी बराबर में माइनस में 4z, सी बराबर में -4z। ये है हमारे पास। तो यहाँ से ऊपर हमने अब नीचे क्या लिखा है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, देखिए नीचे लिखा है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी है, ये नीचे लिखा हुआ है। अब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3abc प्लस में 3abc प्लस में 3 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में 3abc नहीं, यहाँ माइनस होता है, ये साइन सही करिए, फॉर्मूला करेक्ट करिए, माइनस में 3 ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc सी का क्यूब लिखिए यहाँ पर, सी का क्यूब माइनस में 3abc। अब देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी है, माइनस में सी डिवाइड। अब इसके नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी और माइनस में सी है। अब ये देखिए ये हिस्सा पूरा कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका आंसर कितना आ रहा है कट के ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों जोड़ दीजिए तो 2x प्लस में 3y माइनस में 4z, ऐसा जो ऑप्शन है वही आंसर है। ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस में 4z, 2x प्लस 3y माइनस में 4z, ये तीसरा वाला आंसर दे रखा है, तो तीसरा वाला ये आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका था ये कि आप इस तरह से फॉर्मूले को पहचान लें, इस तरह से फॉर्मूले को पहचान लें और फिर उसको सॉल्व कर दें। अब दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है, दूसरा तरीका देखिए नीचे वाला नंबर हमने कैसे पहचाना, ये वाला नंबर ये हमने ऐसे पहचाना, ये a इंटू बी लिखा है, ए बी ही लिखा है, ये नीचे सॉरी ए का स्क्वायर लिखा है बी का सी का स्क्वायर, तो ये ए बी लिखा है, 2 3 6 देखिए 3 चौको 12 ये लिखा है। तो कुल मिला के थोड़ा सा हमें हिंट अगर मिल जाए तो फिर नीचे भी हम बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला अगर ये फॉर्मेशन दिया है तो नीचे वाला 100% ये वाला फॉर्मेशन होगा, ताकि ये लास्ट में जाके कट जाए और ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट आपका बच जाएगा। ठीक है अब देखते हैं हम आगे कि अब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से कि हम दूसरे तरीके से सवाल को कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से करेंगे, इनको मिटा दीजिए। दूसरे तरीके से कैसे हम लगा सकते हैं, देखिए दूसरे तरीके से हमें ऐसे लगा सकते हैं, जैसे एक इक्वेशन है, वेरिएबल इसमें 3 है, एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल दे रखे हैं, 3 वेरिएबल दे रखे हैं। तो अब एक वेरिएबल का मान एक इक्वेशन का मान एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो एक तो फिक्स रहेगा, बाकी 2 को आप कुछ भी मान सकते हैं। मान के चलिए हम x और y को 0 मान लें, x और y को 0 मान सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को तो छोड़ के चलना पड़ेगा, बाकी 2 को आप कुछ भी मान लीजिएगा। तो हमने x और y 0 मान लिया। अब ये बताओ जहाँ x y मिलेंगे वे तो सब 0 ही होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, केवल z बचेगा। तो ऊपर माइनस में 64z³ ये बच जाएगा, नीचे कितना बचा है 16z² है, ये बचा हुआ है, बाकी तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि x y की वैल्यू जैसे ही रखेंगे 0 हो जाएगा पूरा। अब ये बचा है तो 16 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 4z आएगा, 4z। अब ऑप्शन में ये देखिए -4z कहाँ है, क्योंकि x y तो 0 ही हो जाएंगे, ये x y सब 0 हो गए, x y 0 x y 0 x y 0 और x y 0 x y 0 x y 0। अब ये बताओ -4z कहाँ रहा है, तो -4z ये 2 ऑप्शन में आ रहा है, आपको 2 ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है। अब 2 में से कौन सा आंसर है, ये भी तो कंफर्म होनी चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा आंसर है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो ही चुके हैं, एक पहला और दूसरा, अब 2 ऑप्शन बच गए। अब एक काम करिएगा कि अभी हमने क्या किया था कि x
और बाई को 0 किया था। तो अब की बार में आप एक काम करिएगा कि इन दोनों में से, क्योंकि 2 को हम 0 कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, अब कि मैं x को 0 करते हैं और z को 0 करते हैं। x को 0 कर लेंगे और z को 0 कर लेंगे, तो x z पूरा 0 होगा। अब बचेगा क्या आपके पास? बचेगा आपके पास 27 बाई के ऊपर 9 बाई स्क्वायर नीचे, 27 बाई के ऊपर और 9 बाई स्क्वायर नीचे। 9 से काटेंगे तो ये 3 बाई आ जाएगा। अब ये बताइए प्लस का 3 बाई कौन से में है? प्लस का 3 बाई, भाई एक्स और जेड तो 0 हो गए, तो ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये भी 0 है और ये भी 0 है। प्लस का 3 बाई मिल रहा है आपको तीसरे वाले में। तो ये बताइए अब चौथा भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्लस का 3 बाई कहाँ पे है? ये तीसरे वाले में है। तीसरे वाले में है तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 17:7 है तथा उनके लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का गुणनफल 119 है, तो लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है इन्होंने। क्या हुआ देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 17 और 7 दे दिया इन्होंने। तो हमने मान ली पहली संख्या 17x है और दूसरी संख्या जो है वो 7x है, 7x है। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है 119x। एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा एक x, एक्ससीएफ दोनों का x आ गया। अब लेकिन इनके एचसीएफ का व्युत्क्रम और एलसीएम के व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो इनका व्युत्क्रम निकाल दिया। अब जोड़ दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा? 119x तो एलसीएम आएगा, 119x एलसीएम आ गया। अब ऊपर इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 119x, 119x इन दोनों का एलसीएम लिया। अब x से x कैंसिल, तो 119 यानी कि एक ऊपर आ जाएगा 120। अब ऊपर 120 और नीचे 119 का मल्टीपल होना चाहिए। ऊपर 120 नीचे 119, केवल ऑप्शन दूसरा दे रखा है, तो दूसरा वाला आंसर बन जाएगा। अब देखिए इन सवालों में जो बहुत सारी कथा दे रखी है, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, सीधा हमें जो निकालना है उनको मान के हमने निकाल दिया, सीधा ऑप्शन आ जाएगा। बाकी हमें संख्याओं से कुछ नहीं लेना देना। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं कि 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी है जो 2.7 किलोमीटर की दर से प्रवाहित हो रही, प्रति मिनट समुद्र प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब एक नदी है 20 मीटर चौड़ी और 20 मीटर गहरी, 20 मीटर गहरी नदी है और 36 मीटर चौड़ी है, 36 मीटर चौड़ी, ये 36 मीटर चौड़ी है, 36 मीटर चौड़ी है। अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे 27 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो नदी बह रही है, सॉरी 2.7 किलोमीटर, 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट में वो 2.7 किलोमीटर चली जाती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में। तो 1 मिनट में हम बता सकते हैं। अब देखिए ये दोनों वैल्यू मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिए, पॉइंट से 1 0 हट जाएगा ये वाला। अब पॉइंट से 1 0, 1 0 से ये 1 0 और कट जाएगा। अब 3 से ये 2 बार और 3 से ये 9 बार, 9 बार, 2 से ये 5 बार, 9 गुणे 5 45। 1 मिनट में कितनी दूरी तक बहेगी नदी? तो 45 मीटर तक बहेगी, 45 मीटर तक। 1 मिनट के भीतर नदी कितनी बहेगी? 45 मीटर बह जाएगी 1 मिनट के भीतर। अब देखिए नदी की हमारे पास गहराई है, नदी की हमारे पास चौड़ाई है और नदी की हमारे पास लंबाई है कि 1 मिनट के भीतर नदी में 45 मीटर तक बहेगी। तो 1 मिनट में नदी 45 मीटर तक बहेगी। 45 मीटर तक, 45 मीटर की दूरी तक इस नदी में कितना पानी होगा वो हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? अगर आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 45 मीटर तक इसमें कितना पानी है, तो पानी का आयतन कितना आएगा 45 मीटर तक? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 20 गुणे 36 गुणे 45, 45 दूनी 90। अब 90, 9 का गुणा करेंगे 90, तो 1 0 ये 1 0 ये 90। अब 45 दूनी 90। अब 9 का गुणा इसमें कीजिए, कितना आता है? 9 का गुणा करेंगे तो 54 का मतलब 4 5 18, 18 और 5 23, 23। ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 3 4 नहीं है, गलती कर लिए कहीं। 9 गुणे एक साइड में इसको गुणा 36 गुणे कितना आ रहा है? 9, 9 का गुणा करिए, 54 4 5 9 3 27, 27 और 5 7 5 12 32 हो रहा है। ये 32 लिखिए यहाँ पे, 32।
32 लिखिए, 32400, 32400, इन सभी का गुणा करेंगे तो इस जो है 45 मीटर की दूरी तक जो है इस नदी में कितना पानी आएगा, 45 मीटर की दूरी तक इस नदी में पानी आएगा 32,400, 32,400 कोई ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। तो इतना लीटर पानी आएगा या फिर इतने आयतन पानी आएगा। अब 45 मीटर से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मिनट के भीतर बह रही है, 1 मिनट के भीतर नदी से इतना पानी जो है निकलेगा, और यही हमसे पूछा कि समुद्र में 1 मिनट के भीतर कितना पानी जाएगा, तो 32,400 घन सेंटीमीटर पानी जो है चला जाएगा। तीसरा वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अब जिनने देखिए क्यूबिक इक्वेशन पूछी है, इसके मूलों का योगफल और गुणनफल तीनों पूछा है। अब क्यूबिक इक्वेशन का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले जैसे x की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब x के 2 मान ही संभव हैं, कोई भी 2 मान होते हैं। जैसे x की पावर 3 लिखी, इसका मतलब ये है कि x के 3 मान संभव हैं। अब 3 मान संभव होने का मतलब क्या है कि x के ऐसे 3 मान जिनको हम अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो x के जो 3 मान होते हैं उन्हीं को हम रूट्स या फिर मूल कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मूल क्या होती हैं, वो x की वैल्यू होती है। अब ये कह रहा है कि मूलों का योगफल, क्यूबिक इक्वेशन के मूलों का योगफल कितना होता है। अभी तक तो ये पूछते नहीं थे, लेकिन इन्होंने पहली बार अब की बार में पूछ लिया। तो क्यूबिक इक्वेशन के मूलों का योगफल, तो मान के चलिए पहला अल्फ़ा मान लिया, दूसरे हमने बीटा मान लिया और तीसरा हमने गामा मान लिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में गामा तो माइनस बी वाई है, ये मूलों का योग होता है। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये माइनस में डी वाई ए होता है। अब एक बार में 2 मूलों के गुणनफल का योग अगर पूछ लें, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में अल्फ़ा इंटू गामा, एक बार में 2 मूलों के गुणनफलों का योग, तो ये होता है सी वाई ए होता है। अब देखिए आपसे हमसे तो अभी केवल योगफल पूछा गया है और मूलों का गुणनफल। तो b की वैल्यू इसमें बताइए क्या है। b की वैल्यू है -8, -8 यहाँ पे रखेंगे, a की वैल्यू है 4, -8 यहाँ रखेंगे तो प्लस का 8 बन जाएगा, a की वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिएगा, तो मूलों का योगफल आ गया आपके पास 2। अब d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू 19 है, a की वैल्यू 4 है, तो d की वैल्यू यहाँ रखेंगे 19, तो -19 हो जाएगा, a की वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिएगा। मूलों का योगफल 2 आएगा और मूलों का गुणनफल -19/4, -19/4, तो ये जो है पहला वाला आंसर होगा, पहला वाला आंसर बन जाएगा। अब देखिए ये 3 चीज़ें होती हैं क्यूबिक इक्वेशन का, हमने तीनों बता दी हैं, इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहली बार ये क्यूबिक इक्वेशन में पूछा गया है रेलवे में, बाकी अभी तक तो वर्ग समीकरण पे ही मिले। अभी तक जैसे हमने इससे पहले जो पेपर्स जितने भी सॉल्व किए उनमें सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन पहली बार में मिला है। तो यानी कि रेलवे क्यूबिक इक्वेशन की ओर चली गई है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वे कह रहे हैं कि क्वाड थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन क्यूब थीटा का मान बताना है कितना, साइन 3 थीटा बताना है। देखिए क्वाड थीटा दे दिया इन्होंने, क्वाड थीटा हमें दिया है, ये वाला हम थीटा मान लें। तो क्वाड थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ऊपर वाला आधार है तो नीचे वाला लंब है, आधार बटे लंब। आधार आपका 3 आ गया, लंब आपके पास 4 आ गया, आधार बटे लंब सही है, तो ये 4 आ जाएगा। अब ये कितना आ गया, थीटा 5 आएगा। यहाँ से साइन थीटा बता सकते हैं, साइन थीटा बराबर होते ही लंब बटे कर्ण यानी कि 4/5। अब लेकिन इन्होंने पूछा है कि साइन 3 थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन 3 थीटा बराबर में होता है थ्री साइन थीटा। देखिए साइन 3 थीटा बराबर में होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमने 4/5 निकाल दी है, यहाँ पर रख दीजिए 4/5, तो 3 गुणे में 4/5 माइनस में 4 गुणे में, अब 4/5, 4 का क्यूब करेंगे 64, 5 का क्यूब होगा 125 माइनस, इनका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 125 एलसीएम आया। अब 125 एलसीएम आया, 4 तिया 12 और 5 से ये काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार, 25 गुणे 12, 25 दूनी 50, 0 25 और 5 30, 300 आ जाएगा। ये 300 माइनस 125 से 125 कैंसिल, 16
6, 1 24 और 1 25, 256 आएगा। 256 ही आएगा। 300 में से 56 गए तो ऊपर बचेंगे 44, नीचे आ जाएंगे 125। 44/125 जो ऑप्शन है वही आंसर है। जो 44/125 कौन सा है? तीसरा वाला, ये आंसर बन जाएगा। ये तीसरा वाला आंसर है। अब फॉर्मूला बेस्ड पूछने लगी। देखो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा अंदर जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है सवाल। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल मिल गया एक देखने को कि फॉर्मूला बेस्ड, इसका मतलब सभी फॉर्मूले हमें पते होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बनेगा? एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला इसे 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंक पर दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? देखो जब पाइप साथ साथ चल रहे हों, एक हों या दो हों या चार हों, तो सीधा कुछ नहीं करना है कि साथ साथ अगर चल रहे हैं तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 9 × 90। अब एक खाली करने वाला है, एक भरने वाला है, इसलिए इनका अंतर लेंगे 90, दोनों का गुणा करके 90 और 9 का अंतर कितना है? 81 नीचे लिख दीजिएगा। तो 9 से 9 बार कट जाएंगे, 9 से ये कैंसिल, 10 मिनट आंसर आ जाएगा। 10 मिनट में वो टंकी पूरी भरी जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? तीसरा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। एक्स ने अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, 25% भोजन पर, 15% चिकित्सा पर, 16% अन्न के लिए निर्धारित करता है। हर महीने उसने 42,000 रुपये की बचत कर सकता है। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए कि मासिक वेतन कितना है। देखिए ये सवाल बिल्कुल सरल है, कराने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम करवा दे रहे हैं। देखिए 30% उसने घर पर खर्च की है, 25% भोजन पे, तो और 15% चिकित्सा है। 15, 25, 40 और 30, 70, 70, 80, 86, टोटल उसने 86% खर्च कर डाला। तो बचा कितना लिया? 14% बचा लिया। अब ये बताइए 14% बचाया, सवाल में इस 14% की वैल्यू कितनी है? कितना बचा रहा है? 42,000। तो 42,000 ऊपर आ जाएंगे। 1% की वैल्यू हमसे इनकम पूछिए उसकी कितनी होगी? 100% निकाल दीजिएगा। 14 से 3 बार जाएंगे, 3 पे 5 जीरो लग जाएंगे, तो दूसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा, दूसरा आंसर होगा। सवाल में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी सवाल था, आसान। 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3 थी। उसकी चाल दशमलव के स्थान पर पूर्णांकित कीजिए। साइकिल चलाने के बाद 4 घंटे 15 मिनट चलाई। देखिए 35 किलोमीटर की दूरी है। अब ये 35 किलोमीटर की दूरी उसने पूरी कवर नहीं की। ये कहना है कि 4 घंटे 15 मिनट चलाई, 4:15 चलाई। अब 15 का मतलब कितना होगा? 4 प्लस नीचे इस मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, जैसे 15/7 घंटे में बदलना, 60 से भाग देंगे तो 1/4 घंटे आएगा, 1/4। तो 4 प्लस में 1/4, ये कितना बन जाएगा? 17/4, 17/4 घंटे। तो 17/4 घंटे तक उसने साइकिल चलाई। उसके बाद उसने क्या क्या पाया? उसने पाया कि तय की गई दूरी जो है, जो उसने तय की गई दूरी और कुछ शेष बचेगी और कुछ शेष बची हुई दूरी है। तो शेष तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है, शेष दूरी का 4/3। अगर इसको हम 3 मान लें, अब इस 3 का 4/3 निकालेंगे तो ये तय दूरी 4 आ गई। तो 3 तो शेष बची है और तय उसने 4 कर ली। टोटल दूरी कितनी थी? 7। 7 की वैल्यू कितनी है? 35। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई। 4 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 20 किलोमीटर। उसने दूरी कितनी तय की है? 20 किलोमीटर दूरी तय की। अब 20 किलोमीटर उसने दूरी तय की। 20 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर रहा है? 17/4 घंटे में। 17/4 घंटे तक वो साइकिल चलाता है। अब दूरी बटे समय, स्पीड आ जाएगी 80/17 आ जाएगा। 17 से डिवाइड अगर इसको करेंगे, 17 मतलब 5 बार 85 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 बार ही जा सकते हैं। 4 के पॉइंट में कुछ है, दूसरा वाला आंसर बन जाएगा 4.7। तो ये सेकंड वाला आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए ये सवाल भी आसान है, इनमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, बिल्कुल इजी सवाल पूछे हैं। नेक्स्ट सवाल चलिए। 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? सवाल ये कह रहा है कि 50 लीटर का एक टैंक है। इस 50 लीटर का एक टैंक है। अब एक टैंक है जिसमें 50 लीटर पेट्रोल डाला गया है।
50 लीटर पेट्रोल डाला गया है, तो 50 लीटर पेट्रोल के बाद ये पता चले कि 10% अभी भी खाली है। इसका मतलब 50 लीटर में 10% खाली बचा है। 10% खाली बचा, इसका मतलब भर कितना गया? 90% भर चुका है। तो 50 लीटर में 90% भर गया, तो 1% में कितने 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 लीटर भरेगा? इतने लीटर। अब टैंक की स्टोरेज बतानी है कितनी है, तो टैंक की स्टोरेज निकाल दीजिए 100%। कितना टैंक का स्टोरेज होगा? 1% से ये आ गया, तो 500/9। 9 से भाग देंगे तो 9 पने 45, 4 और 9 पने 5 और बचेंगे, 9 पने 45। 55 दशमलव कुछ आना चाहिए, 55 दशमलव कोई है, 55.56। ये चौथा वाला आंसर बन जाएगा। 55 दशमलव कुछ आएगा, 55.56 केवल एक ही दे रखा है 55 के बाद पॉइंट, तो ये चौथा वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलिएगा। आंकड़ों का बहुलक और माध्य का क्रमशः 36.3 और 62 है। आंकड़ों का माध्य कितना है? देखिए 36.3 और 62। अब हमसे पूछा है माध्य। मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब मोड दे रखा है 36.3 और ये मीडियन दे रखी है 62 का गुणा होगा 3 दूनी 6 और 18 86 माइनस में 2 मीन। अब देखिए 2 मीन को इधर ले आएंगे, 2 मीन को इधर ले आइएगा। अब 86 में से 36 घटाने आपको अब 86 में से 36 घटाने तो कितना बचा? 150 में से और 0.3 जाएगा तो कितना बन जाएगा? 150 में से और 0.3, 150 में से 0.3 तो 149.7 करेक्ट है ना? एक बार चेक कर लो। मतलब ये 30 30 80 में से 30 तो बिल्कुल 50। अब 150 में से हाँ इतना ही आएगा। अब 2 से इनको काट दीजिएगा, पता चल जाएगा। 2 से जाएंगे 7 बार 14 और 2 से 4 बार 8 और 74 दशमलव कुछ आएगा, 2 16 सही है। 74 दशमलव कुछ कौन सा दे रखा? चौथा वाला ऑप्शन दे रखा, तो चौथा ये आंसर बन जाएगा। अब ये सवाल तो डाल रहा है, ये सेम सवाल रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करता है, बस डाटा चेंज करके डाटा चेंज करता है। आपको ये पिछले जितने पेपर सॉल्व किए हैं उनमें कहीं मतलब हर दूसरे पेपर में हर तीसरे पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, और सभी में या तो मीन मतलब घुमा यहीं रहा है, या तो मोड पूछ रहा है या फिर मीन पूछ रहा है। मोड मीन इन दोनों में से कुछ ना कुछ पूछ लेता है, या मीडियन में से। ठीक है, तो स्टैटिक्स का ये क्वेश्चन ये तो आउट मान के चलिए आप एक तरह से। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का भी औसत स्कोर 60 है। कक्षा का औसत स्कोर कितना है? टोटल कक्षा का पूछा। देखिए टोटल 30 विद्यार्थी हैं, उसमें से 12 का एवरेज 60 है, औसत स्कोर 12 का 60 है। टोटल 30 है, बच कितने गए? 18। अब ये कह रहा है कि इन 18 का भी 60 है, इन 18 का भी एवरेज 60 है। ये बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर बांटना। तो ये 12 लोग हैं उनको सभी को 60-60 मिल रहा है। यहाँ पे ये 18 लोग हैं इनको भी सभी को 60-60 मिल रहा है। इसका मतलब टोटल जो 30 लोग हैं सभी को 60-60 मिल रहा है, तो 30 का भी एवरेज कितना बना है? 60 बना, तो 60 आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। सवाल में कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन पे पूछे हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन पे पूछा है, सबसे पहले इन सवालों में क्या करना है कि जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे अंदर का ब्रैकेट ये भी है, उस ब्रैकेट के भीतर ब्रैकेट ये दे दिया इन्होंने। 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा 2 आ गया। अब ये बताइए 2 में से 2 जाएंगे तो ये भी माइनस हो गए, 2 में से 2 ये भी माइनस होगा, 2 में से 2 ये माइनस होगा। अब बचा कितना आपके पास? ये वाला 4/2 गुणा 9। अब 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 बार जाएंगे, 2 गुणा 9 18, 72/18। अब 18 चौकों 72, 4 आ जाएगा। 4 ऑप्शन कौन सा है? तीसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा। गौरव ने पहला पेन जो है 444 रुपये और दूसरा पेन 356 में ख़रीदा। पहले पर उसे 75% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और
उसे 14% छूट देनी पड़ी है, उसने 48% के लाभ पर पूरे सौदे में उसे कुल कितना लाभ होगा। देखिए अब यहाँ पे 2 पेन है, गौरव है, गौरव 2 पेन खरीदता है, एक 444 रुपये में खरीदता है और दूसरा वाला पेन खरीदता है वो 356 रुपये में, 356 रुपये में, 356 रुपये में खरीदता है। अब देखिए पहले वाले पेन पे तो उसको 48% लाभ होता है पहले वाले पर, लेकिन दूसरे वाले पेन पर सीधा सीधा लाभ नहीं होता 48%। दूसरे वाले पेन में वो क्या करता है कि पहले वो 175 पे बेचने की बात करता है, मान के चलिए कि अगर कहीं CP 100 रही है तो वो ग्राहक से कहता है हम 75% लाभ जोड़ के कह देता है हम 175 का आपको दे देंगे, लेकिन ग्राहक भी तेज है, ग्राहक उससे मोल भाव कर लेता है, मोल भाव कर लेता है तो ग्राहक 175 में नहीं लेता है, 14% की उससे छूट मांग लेता है। अब 14% की छूट का मतलब कितना हुआ, 2 से जाएंगे 7 बार, 2 से जाएंगे 50 बार, 50 में से 7 43, यानी कि 43/50 में ग्राहक मांगता है उससे, 43/50 में, 43/50 इसका निकालेंगे कितना आएगा, 35 पंचे 175 होते हैं, 5 से जाएंगे 3 बार 15 और 2 पचम 25, 35 आ जाएगा। अब 35 गुणे 43 करना है, 43 गुणे 35, 35 करिए कितना आता है, तो 35 तिया हो जाएगा आपका 105, 35 तिया 105, 43 गुणे 35 45, 1 मिनट इसको हटाइए, हाँ 35 का गुणा इसमें करेंगे तो 43 में करिए 35, ऐसा करिए 35 × 43 इसमें करिए तो 45 ये कितना बन जाएगा 105, 105, और 45 चौकों 140, 104 ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 45 105, 4 इधर आएगा तो 140, 45 140 को सही करिएगा, ये लिखिए 140 गुणे में हो जाएंगे 140, ये आएगा तो 140, ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5, ये 1, यानी कि 1505 आएगा, 1505, लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल, एक 0 है तो एक डेसिमल लग जाएगा, एक डेसिमल लग जाएगा। अब कुल मिलाकर ये है कि वो 100 की चीज़ कितने में बेचने के लिए कह रहा है, 150.5 में बेचने की बात कर रहा है, 150, उसका मतलब उसको कितना लाभ होगा, 50.5% का लाभ होगा। 50.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 101/2, 101/2%, तो 101/2% लाभ पर बेचता है। पहले पेन पर देखो, इससे प्रोसेस से हमने क्या पता कर लिया कि पहले पेन पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इससे हमने ये पता कर लिया कि पहले पेन पे भी उसको लाभ हो रहा है, वो लाभ हो रहा है 101/2%। अब इसका 48% निकाल दो और इसका 101/2% निकाल दो, तो यहाँ से पहले पेन से हमें पता चल जाएगा कितना लाभ हो रहा है, यहाँ से दूसरे पेन का पता चल जाएगा कि दूसरे पेन पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों पेनों का लाभ आ जाएगा। अब देखिएगा, अब हम इतना कैलकुलेशन क्या पूरा करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन में जाएं तो सभी का यूनिट डिजिट एक बार देखेंगे तो सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है, सभी का यूनिट डिजिट अलग है, तो डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट निकाल देंगे। तो जैसे ही हम 2 से ये काटेंगे, 2 से इन सभी को काटेंगे तो 2 2 2 2 आएगा, और 2 का गुणा अगर 1 में होगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब देखिए इसका 48% निकालेंगे, तो 48% निकालेंगे, 48% जैसे ही निकालेंगे तो 8×48, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। अब ये बताओ परसेंट का साइन हम हटाएंगे, हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट 2 डेसिमल तक तो पूछे ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर आ रहे होंगे तो हम यहाँ पे अगर ये परसेंट का साइन लगा रहने देंगे परसेंट का साइन, तो हमें जो नंबर आएगा, जैसे मान के चलिए ये आ रहा है, कुछ भी नंबर आएगा, अगर इसमें परसेंट का साइन लगा तो ऑटोमेटिक जो है 2 अंक बाद डेसिमल लगा ही जाएगा, ऑटोमेटिक डेसिमल लगा जाएगा, तो इसलिए हमने परसेंट के साइन को नहीं हटाया। अब यहाँ से यूनिट डिजिट निकालिए, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट आ रही 0, 0 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ 0 कौन से वाले ऑप्शन में, तो केवल पहले वाले में है, पहले वाले में यूनिट डिजिट 0 है, तो पहला आंसर बन जाएगा ये आपका, ये आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए अगर इसको लग रहा है कि आप और किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम तो जितना छोटा कर पाए इस सवाल को वो इसी तरह कर पाए, बाकी अगर आपको लगता है कुछ गुंजाइश है नहीं इसमें, हम
सभी तरह से सोचने के बाद हमने देख लिया कि इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं मिल रही। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे भी तो सेलिंग प्राइस का यूनिट डिजिट आएगा। आप सेलिंग प्राइस का ये आप पता नहीं कर सकते कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, फिर कैसे पता करेंगे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। दो पाइप शुरू में ए को 3 मिनट के लिए शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 3 मिनट के बाद बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टंकी पूरी भर जाएगी? देखिए, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। अब ए तो भरने वाला पाइप है जो 9 मिनट में भर देता है, 9 मिनट में भरेगा, और बी खाली करने वाला पाइप है जो टंकी को 10 मिनट में खाली कर देता है। अब ए को 3 मिनट के लिए शुरू में खोला गया। अब सबसे पहले ये देखिए टंकी कितने लीटर की मान लें हम, तो ये 90 लीटर की मान लें। 9 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे ए का आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा 9। अब ए 1 मिनट में 10 भरता है, तो 3 मिनट में कितने लीटर भरेगा, गुणा 3 कर दीजिए, तो 30 लीटर को भर देगा। 30 लीटर उसने भर दिया। अब ये बताइए 30 भर दिया तो टंकी में कितना लीटर बचा अभी, तो 90 माइनस 30 माइनस कर दी, इतनी टंकी खाली भरी है, बची हुई है। अब इस टंकी को अब बी भी चालू हो जाएगा। इसके बाद बी को भी चालू कर देंगे। ए 10 भरेगा, बी 9 खाली करेगा। 1 घंटे में 1 लीटर पानी टंकी के भीतर जाएगा, तो शेष टंकी ये बची हुई है। 1 घंटे शेष टंकी ये बची हुई है। अब 1 घंटे में वो 1 लीटर जो है भरेगा, तो इतने लीटर भरने में कितना समय लगा जाए, डिवाइड 1 से कर दीजिए, तो ये 60 मिनट शेष टंकी को भरने में लगेंगे। ऑप्शन कोई है, चौथा वाला ऑप्शन बन जाएगा, चौथा आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 9,900 की धनराशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन प्राप्त होगा। सवाल ये कह रहा है कि 9,900 की राशि है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। 1 वर्ष के लिए इसको निवेश किया गया अर्धवार्षिक रूप से, 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसका मतलब हर 6 महीने में आप ब्याज को कैलकुलेट कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो ये बताइए 6 महीने के लिए कितनी बन जाएगी? 1 साल के लिए 20% है, तो 6 महीने के लिए होगी 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। 1/10 6 महीने के भीतर राशि 10 से कितनी हो जाएगी? एक तो ब्याज का मिल जाएगा, तो 10 से 11 हो जाएगी। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल देंगे हम। प्रिंसिपल 10 होगा तो 6 महीने के भीतर अमाउंट 11 बन जाएगा। अब 2 बार आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 महीने बाद 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना आया यहाँ से 100 यूनिट, और इस 100 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9,900। 9,900 है। अब हमसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट का मतलब होगा 121 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो गुणा 121 कर दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब 121 गुणा 99 कर लीजिए, तो 9, 18, 8, 1 और 9 और 1 10। अब 10 से 89 फिर ले लीजिए, 1089 गुणा 9 आएगा, 17 का मतलब 7, 1 8 और 1 9, 1 का 1197 कोई आंसर है? दूसरा वाला ऑप्शन है, तो दूसरा वाला आंसर बन जाएगा। देखो इस तरह से, अब ये तो था कि इस तरह से आप कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल थी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट सीधा हिट करना है तो कैसे करेंगे? देखिएगा, सीधे अगर सीधे सीधे लगाना है तो कैसे करेंगे? सीधे सीधे देखिएगा। अब रेट तो आपकी 20% है, अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो मतलब 6 महीने में, तो 6 महीने की रेट 10%। 10 का मतलब कितना होगा? 1/10। 1/10 यानी कि अमाउंट कितना बन जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 10 से 11। 10 से 11 अमाउंट हो जाएगा, ये तो प्रिंसिपल होगा। अब अमाउंट पूछा है, तो जो भी अमाउंट होगा आएगा वो आपके 11 के मल्टीपल में तो आएगा, तो जो अमाउंट होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए 11 का मल्टीपल कौन सा है। चलिए, तो पहला ऑप्शन हम देखेंगे, क्या 11 से डिविजिबल है? मतलब 10, 10 और 1 11, अल्टरनेट डिजिट ले लिए, और 1 10 11, 11 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट का अल्टरनेट डिजिट है, उनका डिफरेंस आ रहा है 10, तो 10 के 11 से डिविजिबल है नहीं है, तो पहला वाला ख़त्म। दूसरे वाले अपने 18 और 1 19, 7 और 1 8। अब 19 में से 8 चले गए तो 11 बचे, 11 बचे। अब 11 11 से डिविजिबल है, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस आया 11, तो 11 11 से डिविजिबल, इसका मतलब दूसरा वाला आंसर हो सकता है। तीसरा वाला चलते हैं,
5 4 9 और 1 10, 9 और 2 11। अब 10 में से 11 गए तो कितने बचेगा? 1। क्या एक जो है क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन, ये भी आंसर नहीं है, तो ये तीसरा वाला भी आंसर नहीं है, तो ये तीसरा वाला भी आंसर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन इन्होंने हमें दिया नहीं है, तो अभी जो हमें आंसर फिलहाल मिला है, जो मिला है वो केवल और केवल दूसरा वाला ही आंसर मिला है जो 11 से डिविजिबल है। चौथा का हमें पता नहीं है, हो सकता है कि चौथा भी लगभग 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चौथा टाइप करना भूल गए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, सीधा का 11 का मल्टीपल चेक करिए, सीधा आंसर दे सकते हैं। देखो बिना पेन चलाए आप ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। अभी ये चीज़ें जो हमने लिखी है तो तुम्हें समझाने की इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सीधा सोचना है 20%, 6 महीने का 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 से 11 हो जाएगा। सीधा 11 का मल्टीपल आप चेक करिए, आंसर निकल दीजिए। तो ऐसे जो है हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऑप्शन मैच करेंगे, तो हमने वो तरीका भी बता दिया। अगर मैच करते हैं बाई चांस तो, नहीं तो मैच करते नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले वाले सवाल को देखेंगे। अगला वाला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल पे बने रहिएगा। अगला सवाल क्या आता है देखिए, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। एक समूह में 6 व्यक्तियों की आयु है, उनकी आयु का मानक विचलन ज्ञात करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते कैसे? 30, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 6 व्यक्तियों की आयु, 25, देखिए 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये 6 लोग हैं। सबसे पहले इनका एवरेज निकालिए, विचलन कैसे निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले इनका एवरेज निकालिए, तो संख्या कितनी आ रही है? इसका मतलब 5, 5, 10 और 5 15, 15 का मतलब 5, 1 6, 10, 14, 17, 3 20, 20 और 2 22, 22 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये आ गए आपके 225, 225 सही है। एक बार और देख लेते हैं, 5, 5, 10 और 15 का मतलब 5, 1 6, 4, 10, 14, 17, 20, 20 और 2 22 करेक्ट है। अब 6 से डिवाइड करिए, इनका एवरेज निकालिए, सभी का एवरेज कितना आता है। तो एवरेज निकालेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे तो 18, मतलब बच्चे कितने 4, तो 6 से 7 बार 42, बच्चे कितने 3, 6 पंचे 30, 37.5 आया। अब देखिए 37.5 आया हमारे पास, 37.5। अब आप करेंगे क्या कि 37.5 आया आपका एवरेज। अब ये देखना है कि एवरेज से ये पहले वाला नंबर कितना विचलित हुआ है। तो एवरेज से एवरेज से अब ये बताइए, एवरेज से पहले वाला नंबर कितना विचलित हुआ? तो 37.5 में से 25 कितना डिफरेंस जा रहा है? 37.5 में से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा कितना, 2 और 1 12.5, 12.5, 12 तो पहला वाला नंबर 12.5 विचलित हुआ। दूसरा वाला नंबर देखिए कितना विचलित हुआ। अब इनमें कितने का डिफरेंस जा रहा है? इनमें डिफरेंस जा रहा है 7.5 का, तो 7.5 ये दूसरे वाला विचलित हुआ। तीसरा वाला देखिए कितना जाता है, ये 35 है, तो 2.5 का अंतर है, ये 2.5 का अंतर है, 2.5 विचलित हुआ। इसी तरह से 40 देख लीजिए, तो 40 और ये कितना आ जाएगा 2.5, फिर 2.5 आ रहा है, 37.5, हाँ 2.5 फिर आ रहा है ये, तो ये 2.5 फिर आ जाएगा, 2.5 नहीं 2.5, 37 और 2.5 40 सही है। अब ये तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला माइनस करेंगे, 15.5 में से 7, तो ये कितना जाएगा 8, 8 और ये 7.5, 7.5 का अंतर है यहाँ। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 50 में से अगर 37 गए तो 13 है, 13 में से और 0.5 चला जाएगा तो 12.5, 12.5, 12.5 विचलन। अब हमने इनका विचलन निकाल दिया कि ये नंबर कितना कितना, पहले वाला नंबर एवरेज से 12.5 विचलित है, दूसरा वाला नंबर औसत से 7.5 विचलित है, तीसरा वाला नंबर औसत से 2.5 विचलित है। तो ये नंबर इतने विचलित हैं। अब इनको क्या करना है कि सभी का स्क्वायर करके स्क्वायर का एवरेज निकालना है, जितना विचलन हुआ है इनके स्क्वायर का एवरेज। स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर लीजिए, इसका भी स्क्वायर ले लीजिए और इसका भी स्क्वायर ले लीजिए और सभी को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ दीजिएगा और सभी को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और 6 से आप डिवाइड कर देंगे, इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान, ये 12.5 कितने बार है, 2 बार है, तो इसको लग सकते हैं हम 12.5 गुणे 2। इसी तरह से 7.5 2 बार है, 7.5 गुणे 2,
इसी तरह से प्लस में 2.5 भी 2 बार है, तो 2.5 गुणा 2, 2 बार है, 2 बार लिख दिए। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 6, और इन सभी का बन जाएगा ये स्क्वायर ऊपर, तो ऊपर स्क्वायर कर दीजिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ से अगर हम 12.5 का मतलब 125 होगा, 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 7.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब एग्जामिनर कहीं ना कहीं इन संख्याओं को छोटा करने का हमें हिंट छोड़ती है। अब छोटा करने का हिंट कैसे छोड़ती है कि यदि कहीं इस 2 का अंदर गुणा हो जाए, 12.5 का मतलब हो जाएगा 25, 2 का गुणा अंदर होगा तो 7.5 का मतलब हो जाएगा 15, 2.5 का मतलब 5, मतलब संख्याएँ छोटी हो जाएंगी, फिर उनका आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये अब जब 2 को आप इसके अंदर ले जाओगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, तो इसका मतलब इसको अगर 2 अंदर ले जाना है तो बाहर 4 होना चाहिए, तभी ये 2 अंदर जाएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो बाहर 4 होना चाहिए। अब 4 होने के लिए क्या करेंगे, आप ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 का गुणा कर दीजिए, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे भी 2 का गुणा कर दीजिए। इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए इससे हमें ये मिलेगा कि जब 4 का अंदर गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा, साढ़े अंदर ये 4 हो गए, 4 का मतलब अंदर 2 जा सकते हैं, 2 जाएंगे तो ये बन जाएगा 25। तो पहला वाला तो 25 का स्क्वायर बना प्लस में, दूसरा वाला ये इसी तरह से 15 का स्क्वायर बन जाएगा, और तीसरा वाला ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अब इनको डायरेक्ट लिख दें, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दीजिए, 25 बनेगा तो 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625, 625 प्लस में 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 6। अब 6 से इनको डिवाइड कीजिएगा कितना आता है, ये सबसे पहले 6 और 2 8, और 875 आ गया। 875 डिवाइड बाई 6 नहीं है, ये 2 का गुणा और होगा तो ये 12 आएगा, यहाँ पे गुणा में 2 कर दीजिए, इस तरह से 12। अब 12 से आप डिवाइड करेंगे कितना आ गया आपका, 12 से 7 बार जा सकते हैं, 84, और 3 बच गए, 3 बार नहीं जाएंगे तो 12 से 7 बार यानी कि 84, 84 का मतलब 3, 12 दूनी 24, 24 मतलब 11, 11 का 1 0, 11 का 1 0 तो 110, 12 9 108, 2 बचा तो 12 एकम 12, 72.91 आया। अब देखिए ये आया यहाँ पे 72.91, अब जगह नहीं बचा है, थोड़ा स्पेस को हम इधर बढ़ाते हैं इस चीज़ को, ठीक है, ये इसको हम इधर ऊपर ले जाते हैं। अब 72.91 आया, 72.91 ये है। अब इसका निकाल देंगे आप रूट, यही आपका होगा डेविएशन, तो इसका रूट, अब ये बताइए ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 72.91, ये 8 के स्क्वायर यानी कि 8 8 64, इससे तो ये बड़ा है, और जबकि 90 90 81, 9 के स्क्वायर से ये छोटा है, इसका मतलब 8 और 9 के बीच में जो नंबर होगा वही आंसर होगा। तो 8 और 9 के बीच में नंबर कौन सा है, वो है आपका दूसरा वाला, तो दूसरा वाला ही आंसर बन जाएगा, ये वाला आंसर होगा, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये इनने जानबूझ के, वैसे सवाल डेविएशन निकालना टफ नहीं होता, सीधा एवरेज निकालिए, एवरेज से इन संख्याओं का अंतर निकालिए, उनका स्क्वायर का एवरेज निकाल दीजिए और सीधा अंडर रूट निकाल दीजिए। वैसे तो क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन अब हमने इन सवाल में क्या कर रखा कि हमको इस तरह से फंसा रखा था, लेकिन एग्जाम ने आपको हिंट दे दी थी, वो नहीं कह रहा था कि आपको 12.5% का स्क्वायर निकालो, 125 का निकालो, 75 25 का निकालो, नहीं कह रहा था वो, सीधा यही बात कहना चाह रहा था, वो ये चेक करना चाह रहा था कि आप इसको 25 बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो हमने इसको सीधा 25 बना दिया, 12.5 को, 75 को 15 बना लिया और 2.5 को 5 बना दिया। अब चलते हैं अगले सवाल पे, ये सवाल हो गया, इसको इजी बनाने का यही तरीका था, और एग्जामिनर ने इसमें कुछ भी हिंट नहीं दिया। देखो ना तो आप इसमें ऑप्शन हिट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इन सवालों को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, दूसरा तरीका आपके पास कुछ नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। अब भविष्य में अगर कुछ बन सकता है तब तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। अब एवरेज हमने निकाल दिया, बस इसमें यही शॉर्ट कर सकते थे, ये हमने, आप बाकी तो आप भी कर सकते हैं जैसे हमने किया वैसे, बस ये सोचना थोड़ा आपके लिए मुश्किल था, वो हमने आपको थोड़ा आसान करके बता दिया कि इसमें अगर 2 का गुणा अंदर कर देंगे तो ये जो है 25 बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलें, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 था, पिता हैं और पुत्र हैं, ठीक है।
15 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की वर्तमान है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का 4 गुना थी 5 वर्ष पहले, और तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, एक वर्ड भी नहीं लिखना, इस सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार बेसिक बता देते हैं। बेसिक कैसे करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:3 है। तो पुत्र की हम अगर 2x मान लें तो पिता की आयु 3x आ गई। अब ये कह रहा है कि लेकिन ये पुत्र की आयु 2x कौन सी है, 2x ये 15 साल बाद की है, 15 साल बाद, तो इसमें से -15 करेंगे वर्तमान आ जाएगा, और 5 साल और पहले ले जाना है तो -20 करना पड़ेगा, इसमें से माइनस आप 20 कर दीजिए। अब 5 साल पिता की 5 साल पहले की आयु निकालना है तो इसमें -5 कर दीजिए। अब पुत्र की भी 5 साल पहले की आयु आ गई, पिता की भी 5 साल पहले की आयु हो गई। अब दोनों की 5 साल पहले की आयु का जो अनुपात दे रखा है वो सवाल में कह रहा है कि 1:4 है, तो 1:4 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 8x - 80, 8x - 80 बराबर में 3x - 5, ये लिख दीजिए। अब इधर ले आएंगे तो 5x आएगा, ये 5x आएगा, 5x बराबर में 80 को उधर ले जाएंगे तो 75, x की वैल्यू 15 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 15 आ गई। हमसे पूछिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 2x है, लेकिन ये 15 साल बाद की है, तो यहाँ पर रख दीजिए, गुणा 15 कर दीजिए। 15 दूनी कितने आ गए, 30। लेकिन ये 2x कब की थी, 15 साल बाद की, -15 कर देंगे तो वर्तमान आयु 15 साल आ गई। तो ये वाला पहले वाला आंसर बन गया, पहले वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पिता की, भाई पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 3x, तो x की वैल्यू रख दीजिए गुणा 15 थी 45, 45 के वर्तमान में पिता हैं और पुत्र वर्तमान में 15 के हैं, तो पहले वाला ऑप्शन बन जाएगा, ये आंसर होगा। अब देखिए इस सवाल में हम शॉर्टकट क्या कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं, जो हम बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिएगा कैसे लगा सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन से कि हमें पिता की आयु का तो पुत्र की आयु की वर्तमान तो हमें पता नहीं है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, लेकिन पिता की देखिए 2 और 3 पिता और पुत्र हैं। अब पुत्र तो 15 साल बाद का है, 15 साल बाद की आयु है ये, लेकिन पिता की ये वर्तमान है भाई, पिता की ये वर्तमान है। पिता की वर्तमान तो हमें दे दी उन्होंने 3 पिता की वर्तमान आयु है। तो अब ये बताइए जब पिता की वर्तमान आयु 3 है तो पिता की वर्तमान आयु ही पूछी गई, तो 3 का ही मल्टीपल होगी जो भी पिता की आयु होगी। अब 3 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, पिताजी हमेशा बड़े होंगे तो पिताजी इस साइड रहे होंगे, 45 40 32 या 50 इनमें से पिता है। अब 45 40 32 और 50 में से 3 का मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा है, पहला वाला दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला आंसर बन जाएगा, ये आंसर होगा। डायरेक्ट बता सकते थे, उसको भी करने की हमको ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट सवाल में चलिएगा। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में डी पर बी डी ए सी है, पता नहीं हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश पढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी, बी डी लंब ए सी है एट डी, ठीक है, एंड डी बी सी 22 है, ई इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट कि सी ए ई 36 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए ई बी। ये सवाल ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें से बी डी लंब ए सी है, बी डी लंब ए सी है, ये ए सी पर लंब है, और बी सी पर एक कोई बिंदु ई है, एक कोई बिंदु ई है। अब देखिए एंगल कौन कौन से, डी बी सी सी ए ई, डी बी सी डी बी सी सी ए ई सी ए ई, ये वाला, और ये एंगल कितने कितने, सी ए ई, ये एंगल कितने कितने हैं, 22 और 36 हैं। ये वाला 22 डिग्री है तो ये वाला 36 डिग्री है। अब हमसे एंगल पूछा है, कौन सा वाला एंगल पूछ रखा है इन्होंने, ए ई बी, तो ए ई बी ये वाला एंगल पूछा, ए ई बी ये वाला एंगल पूछ रखा। अब देखिए ये एंगल 90 आ गया, ये वाला 36 है, 90 में से अगर तो 180 में से ये दोनों माइनस कीजिए, 90 चले गए, 90 बचा। अब 90 में से अगर 40 जाएंगे तो 50, 50 और 4 54, ये 54 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल 54 है। अब देखिए ये एंगल 54 है तो ये वाला भी 54 होगा। अब ये 54 क्यों होगा, ये 54 इसलिए होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दो लाइनें आपस में काट रही हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना गया, ये 54 ये 54। अब 180 में से ये एंगल और ये एंगल घटा दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल कितने आ रहे हैं, देखिए 4 और 2 6
और 5 और 2 7, 76 डिग्री आ रहा है। ये दोनों 76, 180 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 में से 76 गया तो 4, 104 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल आ गया 104 डिग्री। 104 कोई आंसर है तो पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा आपका, ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है भाई, देखो इन सवालों में कुछ है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, कराना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए 1/x मान के चलिए, 11/10 बराबर अगर हम x मान लें तब क्या होगा, तो ये x की पावर 7 आ जाएगी। ये x का उल्टा लिखा है, गुणे में हो जाएगा 1/x की पावर 10 गुणे में x की पावर 9 बराबर में ये 1/x है, 3m + 17, 3m + 17 ही आ जाएगा। देखिए अब गुणे में घाता जुड़ जाती हैं तो ये वाला 16 हो जाएगा, 9 7 16, और अगर नीचे अगर पावर है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो यहाँ से तो बच रहा है भैया कितना, 6, ये आएगा 6, क्योंकि बेस सभी के सेम है। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो पूरी की पूरी माइनस हो जाएगी, तो -3m - 17, -3m - 17 ये आ जाएगा। अभी 17 और 6 कितने हो गए, 23, -17 और 6 को साइड ले जाओ, 3m बराबर में -23, और ये 3 और नीचे चला जाएगा तो बच कितने जाएंगे, 3, 3 नीचे चला जाएगा तो ये 3 आ जाएंगे। m की वैल्यू आ गई -23/3, -23/3, ये पहला वाला आंसर है, ये पहला वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कितने सवाल और बचे हैं इसमें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, यदि ऊंचाई 128 मीटर तो त्रिज्या बताना है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि बेलन को जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πr है, वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आधा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h+r होता है बेलन का। इनका जो रेशियो है वो 1 और 2 में बता रहा है, मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ का ये आधा है, तो संपूर्ण पृष्ठ अगर हम 2 मान लेंगे तो वक्र पृष्ठ 1 हो जाएगा, तो 1 और 2 का रेशियो। देखिए 2πr से 2πr पूरा कट रहा है, h/h+r बराबर में 1/2 आ रहा है। अब इसमें h 1 है तो h 1 हो गई, अब h+r 2 है तो r भी कितनी बची, 1। इसका मतलब h और r बराबर हो गए। अब हमें h दे रखी, r पूछी, h 128 तो r भी 128, r भी 128 आ जाएगा, पहला वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु 8,100 रुपये में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। 40 और 15, इस सौदे पर लाभ पूछा है, कितना होगा। देखिए इस सवाल आप ये कह सकते हैं कि ये सवाल भी एक तरह से आउट है, एक तरह से आउट है, क्योंकि काफ़ी रिपीट कर दिया इन्होंने, बस डाटा चेंज कर रहा है और सेम क्वेश्चन दे रहा है, डाटा चेंज कर रहा है सेम क्वेश्चन दे रहा है, या तो प्रॉफिट पूछ रहा है या फिर डिस्काउंट पूछ रहा है। तो सवाल तो बिल्कुल टफ है नहीं, सवाल आसान है। तो सबसे पहले हमने इस सवाल में ये बताया था कि यदि कहीं आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाए तो फिर आपको ये रियल डाटा से कुछ नहीं लेना देना, इसको गोली मारो, इसको साइड से हटा दीजिए। अब देखिए CP हम 100 मान लें तो 40% इन्होंने अधिक अंकित किया, यानी कि MRP 140 हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि उसने इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया है। अब 15% का मतलब कितना हुआ, 5 से जाएंगे तो 3 बार, 5 से गए 20 बार, 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब 17/20 में बेचा है उसने, 17/20 में बेचा है। यहाँ से सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकाल दीजिए, कितना आ रहा है, 1010, 2 से 7 17 7 119 आ रहा है, 119 आई सेलिंग प्राइस। अब ये बताइए 100 की चीज़ 119 में बेच रहा है तो कितने लाभ हुआ, 19% का लाभ हो जाएगा, सेकंड वाला आंसर बन जाएगा, सेकंड वाला आंसर है। देखिए 2-3 क्वेश्चन और होंगे, इसके बाद कितना बचा। x और 368 के बीच मध्यानुपाती 276 है, x का मान बताना है कितना है। इजी सवाल है, छोड़ने का मन कर रहा है छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी हम करवा दे रहे हैं क्योंकि आप पता नहीं कितनी कटापीटी करेंगे इसमें। हम सीधा बता दें, देखिए 276 इसका मध्यानुपाती है, यानी कि b² बराबर में AC होता है। अब b की वैल्यू कितनी है, मध्यानुपाती है b की वैल्यू 276, तो 276 गुणे 276, 276 गुणे 276, b² का मतलब यही तो है 276 बराबर में x इंटू में 368। अब ऑप्शन पे एक नज़र मारिए, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है,
जब यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो पूरी कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, सीधा यूनिट डिजिट निकालिए। यहाँ से कितने आए 36। अब यहाँ से कितने आए बताइए। एक्स की वैल्यू हम क्या रख दें कि यूनिट डिजिट कितना 6 आ जाए। तो आपको पता है अगर 7 ही रखेंगे तो 7 गुणे 8 होगा तभी 56 आ सकता है, 7 56 तभी यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। तो ये चौथा वाला आंसर बन जाएगा। अब ऐसे सवाल पूछ लेता है, अब जो कहते हैं ना कि हम बिना पेन चलाए हम क्वेश्चन को कर दीजिए, वो इसी तरह से करने होते हैं सीधे सोच के। इन सवालों में वास्तव में पेन नहीं चलानी पड़ेगी। अगर आप कोई कहता है कि नहीं 30 के 30 पेनों में 30 के 30 सवालों में आप पेन नहीं चलाएंगे तो वो झूठ बोल रहा है, समझ लीजिए। नेक्स्ट सवाल चलते हैं कि 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में चक्कर पूरा करता है, यश 45 सेकंड में करता है। यदि वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो वे परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिले। देख, अब वृत्तीय दौड़ का इन्होंने सवाल डाल दिया है पहला, सबसे पहले कि ये कह रहे हैं। अच्छा, ये सवाल पहले किस में पूछे जाते? एक्चुअली में ये सवाल पूछे जाते थे बैंकिंग में, फिर धीरे धीरे एसएससी ने फिर कुछ दिनों तक पूछे। अब एसएससी नहीं पूछ रही आजकल ऐसे सवाल, लेकिन अब ये रेलवे डालने लगी इन सवालों को। ठीक है, अब रेलवे ने शुरू कर दिया इन सवालों को पूछना। पहले सबसे पहले ये बैंकिंग पूछती थी, बैंक पूछती थी। अब इन सवालों को करते कैसे कि एक राउंड लगा रहा है जो 2295 मीटर का एक चक्कर है। अब ये कह रहा है कि उसमें ये कितने बार मिलेंगे। तो सबसे पहले टाइम का रेशियो कितना 85 और 45 है। सिद्धार्थ और एस हैं, सिद्धार्थ और एस दो लोग हैं, सिद्धार्थ हैं और एस ये दो लोग हैं। अब सिद्धार्थ ये एक राउंड में कितना 85 सेकंड लेता है, जबकि एस कितना ले रहा है 45 सेकंड। 85 और 45 इतना समझ लीजिए। ये तो आ गए आपके पास टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो आ गया। स्पीड का रेशियो बता सकते हैं, स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से ये 17 बार काट सकते हैं आप, और ये 9 बार काट सकते हैं। ये रेशियो आया 17 और 9 का टाइम का, तो स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा 9 और 17, 9 और 17 ये स्पीड का रेशियो आ गया। अब देखिए विपरीत दिशा में अगर आपको निकालना है कोई भी, विपरीत दिशा में चालें हमेशा क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है। अगर आपको ये निकालना है कि अलग अलग कितने बिंदुओं पर मिले, तो सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल दीजिए। फिर ये देखिए कि वो सेम डायरेक्शन में, रूल तो वही है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा 26। तो अलग अलग 26 बिंदुओं पर ये मिलेंगे, 26 बिंदुओं पर ये मिल जाएंगे। तो तीसरा वाला ये आंसर बन जाएगा। अगर ये इसी में ये पूछ लेते कि सेम डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, तो माइनस कर देती। अब कभी ऐसा मत कर देना कि आपने सीधा स्पीड को लिया स्पीड को जोड़ दिया, स्पीड को नहीं जोड़ना है। स्पीड का जो रेशियो आएगा उसको ऐड करना है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड को रेशियो को माइनस करना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब इनका एवरेज बताना है, 30 नंबर सवाल है। इसके बाद कोई सवाल है देखते हैं, इसके बाद एक सवाल और बचता है, इसके बाद कोई सवाल नहीं है, यही लास्ट सवाल है। देखिएगा अब इनका एवरेज पूछा है, एवरेज एवरेज निकालना है। एवरेज कितने नंबर हैं सबसे पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो 6 से हमें डिवाइड करना, 6 से डिवाइड तो हम कर देंगे। सबसे पहले हमें ये, अगर ऑप्शन में आप जाएंगे तो हमें सवाल पूरा नहीं करना है। देखिए सभी ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग हैं, अभी यूनिट डिजिट अलग हैं तो हम पूरा सवाल क्यों करें, हम सीधा यूनिट डिजिट ही निकालेंगे। निकालिए यूनिट डिजिट। तो ये कितने आ रहा है, 5 और 3 8, 5 8 13 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 का मतलब ये 8 आ गया। एवरेज निकालना है, टोटल नंबर 6 है तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ गया। अब ये बताइए कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि ऊपर 8 मिल जाए। तो 3 से गुणा करने पर 18 8 मिल सकता है, तो ये वाला चौथा आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ये भी आसान है। देखो समानुपात पूछे, हमने कहा था अंदर अंदर वाली संख्या को गुणा बाहर बाहर वाली संख्या को। तो 15 गुणा 14.7 और x गुणा 9.3, तो 15 गुणा 14.87 बराबर में x गुणे में 9.8, ये लिख लीजिए। अब काटिए, कितने से कट सकते हैं, तो 7 से कट सकता है, 7 से 2 बार, 7 से 1 बार, पॉइंट से पॉइंट, 14 से 7, 7 से 14 बार। अब 7 से और 2 बार, 7 से ये 3 बार,
45 आ गए 2x, 45/2, x की वैल्यू 22.5 आ जाएगी। 22.5 कोई ऑप्शन है, 22.5 सेकंड वाला ऑप्शन है। तो बस इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ये पेपर ख़त्म हुआ आपके, कौन सी डेट का था, 6 जून थर्ड शिफ्ट का पेपर था। तो ये पेपर आपका जो है ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पेपर को लेके फिर आएंगे।